हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे नियत त्वरण से एकवी में गति। नियत त्वरण से एकवी में गति के लिए अपन ने गति की समीकरण निकाल ली थी। v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, s वेक्टर बराबर u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर और v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। और मैंने गति की एक और चौथी समीकरण बोली थी कि कुल विस्थापन s वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस v वेक्टर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t। फिर अपन ने बोला कि अगर कण नियत त्वरण से एक v में गति कर रहा है तो हम इन समीकरणों को v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और s बराबर u प्लस v अपॉन 2 इंटू t राइट कर सकते हैं। कि जब कण एक सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, एक v में गति कर रहा है, तो प्रारंभिक वेग और त्वरण की दिशा या तो समान होगी या विपरीत होगी। अगर विपरीत होगी तो अगर अपन को अगर त्वरण की दिशा प्रारंभिक वेग के विपरीत होगी और अगर हम प्रारंभिक वेग की दिशा को धनात्मक लेते हैं तो उस केस में त्वरण की दिशा क्या आ जाएगी, ऋणात्मक आ जाएगी। और एक बात और, अगर जब त्वरण की दिशा प्रारंभिक वेग के विपरीत है तो उस त्वरण को अवमंदन भी कहा जा सकता है। मींस मैं बोल रहा हूं कि प्रारंभिक वेग ये है और अगर त्वरण की दिशा प्रारंभिक वेग के विपरीत है तो इसको अवमंदन भी अपन कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी जगह ये इस दिशा को मैंने धनात्मक लिया और त्वरण की दिशा विपरीत आई और त्वरण का मान आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अपन सब जानते हैं कि माइनस में आने का मतलब क्या है, त्वरण की दिशा प्रारंभिक वेग की क्या हो गई, विपरीत। तो अपन तो बोलेंगे त्वरण माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या अवमंदन, जिसको मंदन भी बोलते हैं। मंदन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर वो कोई बोलता है कि एक कण सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है और उस कण के अंदर एक मंदन उत्पन्न हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इसका मतलब यह है कि त्वरण की जो दिशा होगी वो वेग के विपरीत होगी और त्वरण का परिमाण कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यूं बोल सकते हैं त्वरण माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो कि मंदन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो, क्योंकि जैसे मंदन बोल दिया अपने आप मतलब निकल के आ गया कि त्वरण प्रारंभिक वेग के क्या है, विपरीत दिशा में। और अगर आप त्वरण बोलते हो माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये बताएगा कि भैया त्वरण का परिमाण तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और त्वरण की दिशा प्रारंभिक वेग जिसकी दिशा बने धनात्मक है उसके विपरीत है। और मंदन में आपको ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंदन का मतलब ही क्या है कि त्वरण की दिशा वेग के क्या है, विपरीत दिशा में है। ठीक बात है। अब अपन ने नियत त्वरण से एक v में गति पर आधारित उदाहरण भी देख लिया था कि कण की गुरुत्वीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर गति। आज अपन वापस क्या करते हैं, नियत त्वरण से एक v में गति कर रहे कण के लिए गति के समीकरणों को वापस उत्पन्न करते हैं। जो समीकरण आपने पहले निकाल रखी है उन्हीं को वापस उत्पन्न करते हैं। v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये वापस अपन आज निकालते हैं, लेकिन इनको निकालेंगे आज अपन कलन विधि से। कलन बोले तो समाकलन तथा अवकलन। तो समाकलन और अवकलन विधि की सहायता से अपन नियत त्वरण से गति कर रहे कण की क्या कर सकते हैं, वापस गति की समीकरण उत्पन्न करते हैं। तो देखिएगा नियत त्वरण से गति कर रहे कण के लिए गति की समीकरण कलन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, कलन विधि द्वारा
वो अपन ने सिंपल मैथमेटिक्स से निकाली थी वो समीकरण। आज अपन वही समीकरण किससे निकालेंगे, कलन विधि से। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कण गति कर रहा है, चाहे वो नियत वेग से गति हो, चाहे नियत त्वरण से गति हो, चाहे परिवर्तित त्वरण से गति हो, अगर आपको उस कण के लिए गति की समीकरणें बनानी, गति की समीकरणें बनाने का मतलब, मान लीजिए कण यहां से चलना शुरू हुआ, आपको t समय पश्चात उसका वेग निकालना है, t समय पश्चात उसका विस्थापन निकालना है, या s विस्थापन के पश्चात वेग निकालना है। शॉर्टकट में v, s और t में, इनमें आपको एक दूसरे में संबंध देखने हैं। तो चाहे वो एक समान गति हो, बोले तो नियत वेग से गति हो, चाहे एक समान त्वरण से गति हो, चाहे असमान त्वरण से गति हो, ये कलन विधि सबके अंदर लागू होगी। ये कलन विधि सबके अंदर लागू होगी। अगर अपन पर्टिकुलर गति के लिए समीकरण अपन को याद नहीं हो कि यार इस पर्टिकुलर गति के लिए वेग विस्थापन समय में क्या संबंध है, तो आप कलन विधि की सहायता से बहुत आसानी से उनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। आपको याद होगा जब अपन ने नियत वेग से गति पढ़ रहे थे, एक समान गति पढ़ रहे थे, वहां पर भी अपन ने इनके मध्य संबंध कलन विधि द्वारा निकाला था। और आपने बोला था अगर वेग नियत है तो v तो नियत हो गया, v तो समय के साथ विस्थापन के साथ बदलेगा ही नहीं। तो आपने बोला था वेग नियत है तो त्वरण a बराबर dv/dt करके जीरो कर लिया था। और चूंकि वेग के बारे में पता था तो विस्थापन निकाल लिया था, v इक्वल टू ds/dt, तो ds इक्वल टू v dt, दोनों तरफ समाकलन करके आपने निकाल लिया था विस्थापन बराबर वेग इनटू समय। तो ये वाली कलन विधि एक समान गति में भी लगेगी, एक समान त्वरित गति में भी लगेगी और असमान त्वरित गति में भी लगेगी। अभी से मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर एक समान गति है, एक समान गति का मतलब वेग नियत है और वेग नियत है, तो यहाँ क्या है, विस्थापन बराबर वेग इनटू समय। ये वाला संबंध केवल तब लगेगा जब वेग नियत है, और वेग नियत है तो त्वरण शून्य है। जब त्वरण नियत है, त्वरण नियत होने का मतलब वेग में परिवर्तन की दर नियत है, और जब वेग में परिवर्तन की दर नियत है तो t समय पश्चात वेग आएगा v इक्वल टू u प्लस at, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, s वेक्टर इक्वल टू ut प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, और v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर, और s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस v वेक्टर अपॉन 2 इनटू t। ये वाली समीकरण केवल तब लगेगी जब त्वरण नियत हो, और कल कोई जब त्वरण नियत नहीं होगा, गति के दौरान लगातार त्वरण बदल रहा होगा, तो इस टाइप की गति के लिए कोई निश्चित समीकरण, निश्चित गति की समीकरणें नहीं है, क्योंकि यहां पर डिपेंड करेगा कि त्वरण समय का या त्वरण विस्थापन का किस टाइप का फलन है। तो त्वरण की समय या विस्थापन पर अलग अलग प्रकार से निर्भरता अलग अलग होगी। तो ये समीकरणें बोले तो v, s और t के मध्य जो संबंध आएंगे वो अलग अलग टाइप के हैं। ना क्या चाह रहा हूं, अगर a इक्वल टू t है, अगर a इक्वल टू t स्क्वायर है, अगर a इक्वल टू sin t है, तो त्वरण समय के साथ लगातार बदल रहा है। तो इस टाइप की अलग अलग प्रकार के फलन के लिए त्वरण की जो समय पर निर्भरता है, त्वरण का समय के साथ जो संबंध है, अलग अलग टाइप के संबंध के लिए v, s और t में संबंध अलग अलग टाइप के होंगे। कहने का मतलब जब त्वरण नियत नहीं है तो यहाँ कोई निश्चित समीकरण नहीं है। यहाँ पर आपको समीकरण पर्टिकुलर जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तभी आपको डिराइव करनी पड़ेगी, क्योंकि त्वरण की समय पर निर्भरता अनंत टाइप से हो सकती है, त्वरण की विस्थापन पर निर्भरता अनंत टाइप से हो सकती है। तो अलग अलग टाइप के फलन के लिए v, s और t के मध्य अलग अलग टाइप का होगा। तो अनंत टाइप के समीकरण हैं जिनको हम याद नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं कि जब त्वरण नियत नहीं है, त्वरण लगातार समय या विस्थापन के साथ बदल रहा है, तो आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तभी s, v और t के मध्य संबंध एस्टेब्लिश करेंगे। और मैं तो बोलता हूं अगर कल कोई आप इसके लिए भी भूल जाते हो कि त्वरण नियत है तो क्या संबंध है, वैसे तो त्वरण नियत है तो ये संबंध सबको याद होते हैं, मैं तो बोलता हूं ये भी आप भूल जाते हो तो ये भी आप हैंड टू हैंड डिराइव कर सकते हो। कौन सी विधि द्वारा, कलन विधि द्वारा। और जब आप इसको पढ़ेंगे बोले तो असमान त्वरित गति पढ़ेंगे,
जब आप असमान त्वरित गति पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि इस असमान त्वरित गति के लिए गति की जो समीकरण आएंगे v s और t के मध्य जो संबंध आएंगे वो हम किसकी विधि द्वारा निकालेंगे, कलन विधि द्वारा ही निकालेंगे। लेकिन क्या होता है जब त्वरण नियत है तो ये स्टैंडर्ड समीकरण है, तो अपन बोलते हैं इनको याद कर लो ताकि काम आसान हो जाए, ताकि आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं करना पड़े कि ये संबंध पहले आपको स्थापित करने पड़े। जब वेग नियत है तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि ये संबंध है। तो क्या होता है जब वेग नियत है तो इसको याद कर लेते, त्वरण नियत है तो इनको याद कर लेते। अगर ये याद नहीं होंगे तो पहले आपको ये संबंध बनाने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, तब जाके आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। लेकिन जब त्वरण नियत नहीं है तो यहाँ कोई स्टैंडर्ड समीकरण नहीं है, कोई निश्चित समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि भैया किसको याद करें, a बराबर t के लिए याद करें कि a बराबर t स्क्वायर के लिए याद करें कि a बराबर 1/t के लिए याद करें कि a बराबर t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10 के लिए याद करें कि a बराबर s के लिए याद करें कि a बराबर s स्क्वायर के लिए याद करें, किसके लिए याद करें। तो यहाँ तो अनंत टाइप की समीकरण आएगी, इसलिए हम बोलते हैं कि इनको आप डायरेक्ट याद नहीं करें। ये सब इनके लिए समीकरण हैंड टू हैंड उसी टाइम पर जब क्वेश्चन अपन कर रहे होंगे कि अपन देखेंगे क्वेश्चन में कि त्वरण समय या विस्थापन के साथ कैसे बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ संबंध एस्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन अपने मेनली जो कोर्स में मेनली आता है 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन इसमें से आए, इसमें 10% चांसेस होते हैं। तो चूंकि ये मेनली क्वेश्चन ये आते हैं इसलिए अपन बोलते हैं कि इनको तो याद कर लो, नहीं तो अन्यथा आपको ये संबंध भी डिराइव करने पड़ेंगे, तो बिना बात के फफूंद हो जाएगी। ठीक है कि नहीं बात। तो अपन ये संबंध आज वापस निकालते हैं कौन सी विधि द्वारा, कलन विधि द्वारा। तो अपन गति के समीकरण निकालना चाहते हैं, कौन सी गति के लिए, त्वरण नियत के लिए। तो नियत त्वरण का मतलब एक समान त्वरित गति। तो अपन सब जानते हैं एक समान त्वरित गति के लिए ए क्या होगा, नियत। ये अपन को पता है ए क्या होगा, नियत। ठीक है, क्योंकि अपन बात करें एक समान त्वरित गति के लिए तो अपन सब जानते हैं त्वरण क्या होता है, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो dv इक्वल टू क्या हो गया भैया, a dv। माना कि एक कण एक समान त्वरण से गति कर रहा है, प्रारंभ बोले तो जब से टाइम गिनना शुरू किया इसका वेग कितना है u, और t समय पश्चात वेग कितना हो जाता है s। और पता लगा जहां से मैंने समय गिनना शुरू किया वहीं से मैंने विस्थापन देखना शुरू किया, तो यहां से यहां तक का विस्थापन कितना हो जाता है, s हो जाता है। ठीक है कि नहीं बात। तो अपन क्या करें, दोनों तरफ समाकलन कर दें। तो मैंने ये दोनों तरफ समाकलन कर दिया, इधर समाकलन t के सापेक्ष हो रहा है, इधर समाकलन v के सापेक्ष हो रहा है, तो इधर लिमिट t की लगेगी और इधर लिमिट्स v की लगेगी। तो यहाँ t का मान कहां से बदल रहा है, 0 से लेकर t तक, तो ये t का मान बदला 0 से लेकर t तक। इधर लिमिट v की लगेगी, लेकिन ये जो v की जो सीमाएं आएगी वो समय के संगत आएगी। समय के संगत का मतलब t बराबर 0 पर वेग कितना है, t बराबर 0 पर वेग कितना मान रखा है u, और t समय पर वेग कितना मान रखा है v। तो ये लिमिट्स इन्हीं के अकॉर्डिंग आएगी। dv का समाकलन करेंगे तो भैया लोगों v आएगा u से लेकर v तक। चूंकि अपन कौन सी गति पढ़ रहे हैं, एक समान त्वरित गति पढ़ रहे हैं, और एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण क्या होगा, नियत। इस वजह से मैं इस a को बाहर ले पा रहा हूं। अगर ये त्वरण नियत नहीं होता, जो कि थोड़ी देर बाद अपन पढ़ने वाले असमान त्वरित गति में, तो फिर वहां a को बाहर नहीं ले पाएंगे, और a को बाहर नहीं ले पाएंगे तो a का t के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि a t का किस प्रकार का फलन है। तो a की t पर निर्भरता अनंत प्रकार से होगी, तो इसका समाकलन भी अनंत प्रकार से आएगा। तो ये संबंध जो आएगा v और t के मध्य संबंध आएगा वो अनंत प्रकार का होगा। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था असमान त्वरित गति के लिए कोई निश्चित समीकरण नहीं होती, वो भी आपको थोड़ी देर बाद और पता लग जाएगा। ध्यान रखना ये a इसलिए बाहर निकाल रखा है क्योंकि पूरी गति के दौरान हर समय पर किसी भी क्षण पर
त्वरण निकालेंगे वो समान आएगा। तो चूंकि त्वरण नियत है, त्वरण समय के साथ नहीं बदल रहा, इसलिए मैंने a को बाहर ले लिया। v की जगह उच्चतम सीमा माइनस v की जगह न्यूनतम सीमा, dt का समाकलन करेंगे t 0 से लेकर t तक लिमिट आ गई। v माइनस u इक्वल टू a, t की जगह उच्चतम सीमा माइनस t की जगह न्यूनतम सीमा, तो v बराबर क्या हो गया u प्लस at। ये आपकी गति की क्या आ गई, प्रथम समीकरण आ गई। तो ये किसके मध्य संबंध आया, वेग और समय के मध्य संबंध आया। तो किसी क्षण पर अगर आपको वेग निकालना है नियत त्वरण से गति कर रहे कण का, तो अपन समीकरण लगा सकते हैं v बराबर u प्लस at। अब v इक्वल टू क्या होता है ds बाय dt, तो ds इक्वल टू क्या हो गया भैया v dt। दोनों तरफ समाकलन कर दिया जाए, दोनों तरफ समाकलन कर दिया जाए, इधर समाकलन t के सापेक्ष, इधर समाकलन s के सापेक्ष, तो इधर लिमिट t की लगेगी, इधर लिमिट s की लगेगी। तो यहाँ समय बदल रहा है 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो समय दो के सीमा लगा दी मैंने 0 से लेकर t तक। इधर समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, s के सापेक्ष, तो लिमिट्स लगेगी s के, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगेगी, समय के अकॉर्डिंग। तो जब समय 0 सेकंड था, जब बोले तो जब प्रारंभ पे था, कण कहां पे था, यहाँ पर बोले तो यहीं से अपन ने विस्थापन देखना शुरू किया, या यूं बोलूं यहीं पर मेरा मूल बिंदु है, क्योंकि मैं इसके सापेक्ष कण की स्थिति को देख रहा हूं, तो ये मेरा मूल बिंदु है। तो प्रारंभ में विस्थापन कितना है, 0। जब ये यहाँ पर पहुंच गया तो विस्थापन कितना हो गया, s। ds का समाकलन करेंगे s 0 से लेकर s तक। अब आपको v का t के सापेक्ष समाकलन करना है, तो बहुत से बच्चे आदत अनुसार क्या कर लेंगे, इस v को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। मर्डर मत करना, v को तब बाहर लेंगे जब v समय के सापेक्ष नियत हो। लेकिन भैया लोगों अपन तो पढ़ रहे हैं एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति का मतलब जिसमें वेग नियत दर के साथ बदलेगा। तो यहाँ वेग समय के साथ नियत नहीं है, बल्कि वेग समय के साथ एक नियत दर से परिवर्तित हो रहा है। मान लीजिए प्रारंभ t बराबर 0 पर उसका वेग 5 है, तो 1 सेकंड के बाद 7 हो गया, 1 सेकंड के बाद 9 हो गया, 1 सेकंड के बाद 11 हो गया। तो 1 सेकंड के अंदर उसका वेग कितने से बदल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से बदल रहा है। तो वेग समय के सापेक्ष नियत नहीं है, तो वेग समय के सापेक्ष नियत नहीं है, तो v का t के सापेक्ष समाकलन करना है। तो v को किसके रूप में लिखना पड़ेगा, t के रूप में। तो मेरे पास v और t में संबंध ये रहा, तो 0 से लेकर t तक, तो v को मैंने समय के रूप में लिख दिया। s की जगह क्या आ जाएगी भैया, s की जगह उच्चतम सीमा माइनस s की जगह न्यूनतम सीमा बराबर इसका समाकलन करना है। तो ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, सेपरेशन मेथड, दोनों को अलग अलग करके समाकलन कर देंगे। 0 से लेकर t तक at dt, तो s बराबर क्या होगा, u प्रारंभिक वेग है, समय के एक निश्चित मान पर वेग है, तो u तो फिक्स है, तो u तो बाहर आ गया। 0 से लेकर t तक dt, चूंकि गति के दौरान त्वरण नियत है, तो a बाहर, क्योंकि अपन कौन सी गति बढ़ रहे हैं, एक समान त्वरित गति t तक t dt। तो s बराबर क्या हो जाएगा भैया, u dt का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, t लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर t तक प्लस a, कौन बताएगा मेरे को, t का t के सापेक्ष समाकलन। t का t के सापेक्ष समाकलन कितना आएगा, t² 2, 0 से लेकर t तक। हो सकता है आप भूल गए, मैं याद दिला दूं, x पावर n का x के सापेक्ष समाकलन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। अगर x की घात 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, x² 2। तो इसी तरह से t का t के सापेक्ष समाकलन क्या आएगा, t की घात 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो t² 2। लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर t तक, तो s बराबर u, t की जगह उच्चतम सीमा माइनस t की जगह न्यूनतम सीमा, a t की जगह उच्चतम सीमा माइनस t की जगह न्यूनतम सीमा। तो भैया लोगों s बराबर क्या आ गया, ut, और यहां से क्या आ जाएगा, हाफ at स्क्वायर।
ये क्या हो गई आपकी विस्थापन समय में संबंध हो गया। इस समीकरण की सहायता से मैं नियत त्वरण से गति कर रहे कण द्वारा t सेकंड में तय किया गया विस्थापन निकाल सकता हूं। ध्यान रखना ये s विस्थापन है, ये s दूरी नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है विस्थापन है। ठीक है, अब आप लोगों ने एक और बात बोली, a बराबर क्या होता है dv by dt। आप इजाजत दें तो मैं क्या करूं RHS के अंदर ds से गुणा कर दूं, ds से भाग दे दूं। कोई तकलीफ हो तो फरमा दीजिए, आप कोई तकलीफ हो तो फरमा दीजिए, एक ही बात है, इससे गुणा से भाग दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये dv by ds इनटू क्या हो गया ds by dt। ds by dt विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की दर या अवकलन क्या कहलाएगा वेग। तो a बराबर dv by ds इंटू v, जिसको a बराबर में v dv by ds भी लिख सकता हूं। तो साहब त्वरण का ये वाला सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% बच्चे केवल ये जानते हैं a बराबर dv by dt, लेकिन a बराबर v dv by ds भी होता है। या इसको समझिएगा, यहाँ a क्या है वेग का समय के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ t के सापेक्ष अवकलन आ रहा है और यहाँ s के सापेक्ष अवकलन आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको बात करें तो v dv बराबर क्या हो जाएगा a ds। इसको मैंने इधर गुणा कर दिया तो v dv बराबर a ds हो जाएगा। दोनों तरफ आप लोग इजाजत दे तो समाकलन कर दूं, तो आप लोगों ने इजाजत दे दी तो मैंने समाकलन कर दिया। इधर समाकलन किसके सापेक्ष s के सापेक्ष, इधर समाकलन किसके सापेक्ष v के सापेक्ष। तो इधर लिमिट किसकी लगेगी s की, इधर लिमिट किसकी लगेगी v की। तो जब आप यहां से विस्थापन गिनना शुरू करो, यहां से आपने विस्थापन स्टार्ट किया है, तो ये मेरा मूल बिंदु, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी के हिसाब से मैंने इसका विस्थापन देखा। जो शुरू में जब कण यहां था तो विस्थापन कितना था 0, और जब कण यहां पर पहुंच गया तो विस्थापन कितना हो गया s। जब शुरू में कण यहां पर था तो विस्थापन तो 0 था, लेकिन वेग कितना था u, और जब s विस्थापन तय करके वो यहां पर आ गया तो वेग कितना हो गया v। भैया लोगों v का v के सापेक्ष समाकलन अभी अभी निकाल कर आए, t का t के सापेक्ष समाकलन t स्क्वायर बाय 2, इसी तरह से v का v के सापेक्ष समाकलन v स्क्वायर बाय 2। लिमिट लग जाएगा u से लेकर v तक, a नियत है तो बाहर आ जाएगा। अंदर केवल क्या रह जाएगा ds, ds का समाकलन क्या हो जाएगा s, तो लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर s तक। v की जगह उच्चतम सीमा, इस फलन का उच्चतम सीमा पर मान निकालेंगे तो v की जगह उच्चतम सीमा माइनस फलन का निम्नतम सीमा पर मान, तो फलन का निम्नतम सीमा पर मान क्या होगा v की जगह निम्नतम सीमा u स्क्वायर बाय 2। तो इस फलन का हमने उच्चतम सीमा पर मान निकाल लिया और इसी फलन का निम्नतम सीमा पर मान निकाल लिया। इसी तरह से s का उच्चतम सीमा पर मान, तो s की जगह s लिख देंगे माइनस इस फलन का निम्नतम सीमा पर मान, तो कितना आ गया 0। v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 में दो लघुत्तम ले लूं, आप लोग इजाजत दे दो, आपने कहा तो मैंने लघुत्तम ले लिया। दो को कैसे गुणा करके इधर फेंक दूं, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2as, तो v इक्वल टू कितना हो गया u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हुई नियत त्वरण से गति कर रहे कण की गति की तीसरी समीकरण, जो कि आपको क्या देगी वेग और विस्थापन के मध्य संबंध देगी। तो अपन ने ये समीकरणें पहले भी निकाल रखी थी, लेकिन आज अपन ने कौन सी विधि द्वारा निकाली, वो कलन विधि द्वारा। तो भैया लोगों, अगर पूरी गति के दौरान वेग नियत है तो स्टैंडर्ड समीकरण है विस्थापन बराबर वेग इंटू समय, और त्वरण तो वहां शून्य होगा। और जब त्वरण नियत है, वेग तो बदल रहा है लेकिन त्वरण नियत है, और जब त्वरण नियत है तो t समय पश्चात वेग v बराबर u प्लस at, t समय पश्चात विस्थापन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s विस्थापन पश्चात वेग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो जब त्वरण नियत होगा तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपके पास आ गए। अब अपन बात करेंगे असमान त्वरित गति। बोले तो गति के दौरान त्वरण नियत नहीं होगा, और जैसा मैं थोड़ी देर पहले बोल के आया हूं कि जब गति के दौरान त्वरण नियत नहीं है तो उसकी गति का अध्ययन करने के लिए मेरे पास कोई निश्चित स्टैंडर्ड समीकरण नहीं होंगे। मेरे को क्वेश्चन करते टाइम पर ही
जिस त्वरण समय का या विस्थापन का जिस प्रकार का वो संबंध दे रखा है, उसी टाइम पर मेरे को उसका समाकलन या अवकलन विधि की सहायता से उनके मध्य संबंध बताने पड़ेंगे। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर आपको विस्थापन दे रखा है, विस्थापन समय संबंध दे रखा है, आपसे पूछा जाए वेग बताओ, आपसे पूछा जाए त्वरण बताओ, तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए, अगर आपको विस्थापन समय संबंध दे रखा है, वेग बताना है या त्वरण बताना है, तो एक बात क्लियर कर लीजिएगा, वेग होता है विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। तो अगर आपको विस्थापन समय संबंध दे रखा है, वेग निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, अवकलन। वेग आपके पास आ गया, त्वरण निकालना है, तो वापस क्या करना पड़ेगा, अवकलन। मींस अगर आपको विस्थापन समय संबंध दे दिया जाए, वेग और त्वरण पूछे जाए, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण पूछे जाए, जब मैं वेग और त्वरण बोलता हूं तो मेरा मतलब तात्क्षणिक त्वरण से होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन। एक बार अवकलन करेंगे वेग आएगा, फिर एक और बार अवकलन करेंगे त्वरण आएगा। लेकिन अगर आपको त्वरण दे दिया जाए, त्वरण समय संबंध दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए वेग बताओ, विस्थापन बताओ, तो क्या करेंगे, वेग का अवकलन करने पर त्वरण आता है, तो त्वरण का समाकलन करने पर वेग आ जाएगा, वेग का विस्थापन का अवकलन करने पर वेग आता है, तो वेग का समाकलन करने पर विस्थापन आ जाएगा। मींस अगर आपको त्वरण समय संबंध दे रखा है, वेग और विस्थापन बताने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास कोई निश्चित समीकरण नहीं आएंगे, यहाँ मेरे पास कोई निश्चित समीकरण नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूं कि आपको अगर त्वरण परिवर्तित त्वरण आ जाए तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या आपको काम आपको करना पड़ेगा। बाकी एक समान गति और एक समान त्वरित गति में तो स्टैंडर्ड समीकरण होते हैं, क्योंकि वहां फिक्स है v नियत है, यहाँ फिक्स है a नियत है, लेकिन जब a नियत नहीं है तो वहां स्टैंडर्ड समीकरण नहीं आएंगे। अब अपन बात करते हैं असमान त्वरित गति के लिए समीकरण है, बोले तो वेग, विस्थापन और समय में संबंध आपको देखना है। इसमें अपन पहले बात करेंगे जब त्वरण समय का फलन हो, जब त्वरण समय का फलन हो, मींस त्वरण आपको किसके रूप में दे रखा हो, समय के रूप में। उदाहरण के तौर पर आपको दे रखा हो a बराबर t दे रखा हो कि त्वरण, और समय में संबंध a बराबर t है या a बराबर t स्क्वायर है या a बराबर t क्यूब है या a बराबर 1/t, किसी भी टाइप का संबंध दे सकता है, अनंत टाइप के संबंध होंगे। तो अलग अलग टाइप के फलन के लिए s v और t में संबंध अलग अलग टाइप का आएगा, तो यहाँ कोई निश्चित समीकरण नहीं आएंगे, तो यहाँ पर मैं कोई निश्चित समीकरण निकालूंगा भी नहीं, मैं बस तरीका बता दूंगा कि आपको ये काम करना है, फिर जिस भी टाइप का वो फलन हो उस हिसाब से आपके पास संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, जब त्वरण समय का फलन है a बराबर एफ टी, बोले तो a इज फंक्शन ऑफ t, a समय का फलन है। तो जब आपको त्वरण समय का फलन दे दिया जाए तो अपन सब जानते हैं a बराबर dv बाई dt होता है, तो dv बराबर क्या हो गया भैया, a dt हो गया। दोनों तरफ समाकलन कर दिया जाए, जब आप दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो dv का समाकलन तो v हो जाएगा, जो भी लिमिट दो लगनी होगी वो लग जाएगी। अब अगर आपको a का t के सापेक्ष समाकलन करना है, तो चूंकि यहाँ त्वरण नियत नहीं है, यहाँ त्वरण लगातार समय के साथ बदल रहा है, तो इस a को अपन बाहर तो नहीं ले सकते, तो फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन में a और t के मध्य जो भी संबंध दे रखा होगा वो a को t के फॉर्म में लिख देंगे, सूत्रों की सहायता से समाकलन कर कर अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, वेग ज्ञात कर लेंगे। तो इस समीकरण की सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, वेग ज्ञात कर लेते हैं।
क्या ज्ञात कर लेते हैं, वेग ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि ये जो वेग आएगा ए समय का फलन है, तो जब आप इधर समाकलन करेंगे तो टी आएगा। ए जैसे मान लो टी है तो टी स्क्वायर बाय 2 आएगा, ए टी स्क्वायर है तो टी क्यूब बाय 3 आएगा। तो मेरा वेग किसके रूप में आएगा, समय के रूप में। तो मेरे को किसके मध्य संबंध पता लग जाएगा, वेग और समय के मध्य संबंध पता लग जाएगा। इस समीकरण की सहायता से मैं वेग ज्ञात कर लूंगा, किसके रूप में ज्ञात कर लूंगा, समय के रूप में। तो मेरे पास v और t में संबंध आ जाएगा। मैं इसको सोल्व क्यों नहीं करा, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि a बराबर t है कि t स्क्वायर है कि 1/t। जब तक मेरे को ये नहीं पता लगेगा तब तक मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता। ठीक, इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। पर एक अभी क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर फलन देख के हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, v बराबर क्या होता है, ds बाय dt। तो ds बराबर क्या हो गया, v dt। ठीक है, तो समाकलन कर दें। तो समाकलन कर दिया आपने v dt। अगेन v का t के सापेक्ष समाकलन करना है। जब त्वरण बदल रहा है, बोले तो कण के अंदर त्वरण उत्पन्न है, और जब कण के अंदर त्वरण उत्पन्न है तो नो डाउट वेग तो बदलेगा इसी। तो अपन ने इस समीकरण को सोल्व करके जो v और t के मध्य संबंध आएगा ना, जो v और t के मध्य संबंध आएगा वो संबंध यहां लिख देंगे। इसका समाकलन कर s और t के मध्य संबंध आ जाएगा। बोले तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विस्थापन समय संबंध, या यूं बोलो समाकलन कर क्या ज्ञात कर लेंगे, विस्थापन ज्ञात कर लेंगे। और ये विस्थापन आएगा s और t के मध्य। अब अगर आपको v और s के मध्य संबंध स्थापित करना है इसके लिए, तो आपके पास v और t के मध्य संबंध है, s और t के मध्य संबंध है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से t को उड़ा देंगे तो v और s के मध्य संबंध आपको प्राप्त हो जाएगा। एक सबसे सिंपल क्वेश्चन अपन इसमें करते हैं। तो अपन बात करते हैं, एक कण सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है। कण का त्वरण a समय t के साथ निम्न प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, आपको दे दिया गया कैसे, a बराबर t। आपको एक संबंध दिया गया a बराबर t बराबर 0 पर x बराबर या s बराबर 0 है और v बराबर भी 0 है। मीन्स जब आपने घड़ी देखना शुरू किया विस्थापन 0 है और प्रारंभिक वेग भी 0 है। ये v क्यों कौन सा समय में, t बराबर 0 पर, तो ये प्रारंभिक वेग ही कहलाएगा। तो प्रारंभ में एक तरह से मैं बोल सकता हूँ प्रारंभिक कण विराम अवस्था में था और वह चलना शुरू करा, उसका त्वरण a बराबर कितना है, t। अब आपको क्या करना है, कण का t समय पर वेग व विस्थापन बताना है। t समय पश्चात आपको क्या बताना है, वेग और विस्थापन बताना है। तो क्या हुआ, चूंकि यहाँ त्वरण समय पर निर्भर कर रहा है, समय लगातार बदलता जाएगा तो त्वरण भी लगातार बदलता जाएगा, अर्थात ये कौन सी गति है, असमान त्वरित गति। और मेरे को दे रखा है कि त्वरण किसका फलन है, समय का। तो मैं बोलूंगा a बराबर क्या होता है, dv बाय dt। तो dv बराबर क्या हो गया भैया, क्या हो गया, a dt हो गया ना। दोनों तरफ समाकलन कर दें, तो आपने कहा तो मैंने दोनों तरफ समाकलन कर दिया। यहाँ समाकलन t के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ v के सापेक्ष हो रहा है। तो इधर लिमिट t की लगेगी, इधर लिमिट v की लगेगी। तो प्रारंभ में समय कितना है, 0, और बाद में समय कितना हो गया, t। प्रारंभ में समय 0 है तो वेग भी 0, मैं नहीं बोल रहा, प्रश्न बोल रहा है। और t समय पश्चात माना वेग कितना हो गया, v।
डीवी का समाकलन करेंगे v, लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर v तक। अब चूंकि a का आपको t के सापेक्ष समाकलन करना है तो a को किसके रूप में लिखना पड़ेगा, t के रूप में। अगर a नियत होता तो मैं a को बाहर ले लेता, लेकिन a नियत नहीं है, a को t के रूप में लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है a बराबर t, तो ये dt हो गया। v की जगह उच्चतम सीमा माइनस v की जगह निम्नतम सीमा बराबर t का t के सापेक्ष समाकलन कितना आएगा, t स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेकर t तक। तो v इक्वल टू क्या बना, u प्लस v माइनस 0 बराबर ये फलन आया। अपन इस फलन का क्या निकालेंगे, उच्चतम सीमा पर मान t स्क्वायर बाय 2, t की जगह उच्चतम सीमा लिख दी, माइनस फलन का निम्नतम सीमा पर मान, तो t की जगह क्या लिख देंगे 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो गया, t स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो गया, t स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर अपन में से कोई भी स्टूडेंट क्या करता, अपन को बोला जाता कि यार प्रारंभिक कण क्या है, विरामावस्था में प्रारंभिक वेग 0 है, बताओ t समय पश्चात वेग, t समय पश्चात वेग बताना था। तो 99% बच्चे क्या करते हैं, फटाफट लिख देते हैं v बराबर u प्लस at। u तो कितना है 0, प्रारंभिक वेग 0 है, ये आपको v दिख रहा है, लेकिन ये v क्या है, t बराबर 0 पर। तो t बराबर 0 पर जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा, प्रारंभिक वेग, अर्थात u का मान कितना है 0 है। a क्या दे रखा है t इंटू टी। तो आपके पास वेग और समय में संबंध लिया था v बराबर t स्क्वायर, तो ये संबंध क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये वाली समीकरण केवल तब लगती है जब त्वरण नियत होता है, लेकिन यहाँ त्वरण नियत नहीं है। तो आधी मेरी बात समझ में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब v और t में ये संबंध भी केवल किसके लिए है, जब a बराबर t है, जब a बराबर क्या है, t है। अगर a बराबर t स्क्वायर होता तो समाकलन अलग होता, a बराबर sin t होता तो समाकलन अलग होता। तो त्वरण की समय पर निर्भरता अलग अलग टाइप के, तो समाकलन भी अलग अलग टाइप का, तो वेग और समय में संबंध भी अलग अलग टाइप का आएगा। बोले तो यहाँ कोई निश्चित समीकरण नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जिसकी रटने की पावर बहुत खतरनाक हो वो रट जरूर सकता है कि अगर a बराबर t है तो v और t में संबंध, अगर मैं प्रारंभिक वेग शून्य नहीं करता, मैं बोलता कि t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग कितना होता है u, तो यहाँ u आ जाता, यहाँ पर भी u आ जाता, तो संबंध आ जाता v बराबर u प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2। तो रटने के तौर पर आप रट सकते हो कि अगर a बराबर t है तो संबंध आएगा v बराबर u प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट हर चीज को रटे, मैं चाहता हूं कि उसको ये तरीका आना चाहिए। किस किस को रटेगा, फिजिक्स रट ही नहीं सकता कोई भी आदमी, इसलिए तरीका आपको आना चाहिए। v और t में संबंध पता लग गया, जैसे मैंने आपको बोला था वेग किसके रूप में आ जाएगा, समय के रूप में। अब चूंकि v बराबर क्या होता है ds बाय dt, तो ds बराबर क्या हो जाएगा v dt हो जाएगा। तो दोनों तरफ समाकलन करते हैं, तो ds बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन v dt। t बराबर 0 पर विस्थापन 0 है और t समय पश्चात विस्थापन कितना हो जाएगा s। ds का समाकलन करेंगे, s लिमिट लग जाएगी 0 से s तक। अब v का t के सापेक्ष समाकलन करना है तो v को किसके रूप में लाना पड़ेगा, t के रूप में। तो v और t में मेरे पास संबंध ये रहा, तो मैंने यहाँ लिख दिया t स्क्वायर अपॉन 2 dt, s की जगह उच्चतम सीमा माइनस s की जगह निम्नतम सीमा। बोले तो फलन का उच्चतम सीमा पर मान माइनस फलन का निम्नतम सीमा पर मान। t स्क्वायर अपॉन 2 में 1 अपॉन 2 तो नियतांक के बाहर आ गया, अंदर केवल क्या रह जाएगा टी स्क्वायर। कोई मेरे को फटाफट बताएगा टी स्क्वायर का समाकलन, तो टी स्क्वायर का समाकलन कितना हुआ टी क्यूब अपॉन 3, 0 से लेकर टी तक, x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन, x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो 1/2 t की जगह उच्चतम सीमा माइनस t की जगह निम्नतम सीमा मीन्स फलन का उच्चतम सीमा पर मान माइनस फलन का निम्नतम सीमा पर मान। तो यह आया टी क्यूब अपॉन 6। तो यह आया विस्थापन समय संबंध। अब अगर आप वेग और विस्थापन संबंध निकालना चाहते हो तो इन दोनों समीकरण में से टी की वैल्यू निकालकर पटक दो। जैसे मैं यहाँ बोल सकता हूँ टी बराबर कितना है अंडर रूट, या यूं बोल सकता हूँ 2v की घात
1/2, 2 इधर गया तो t बराबर कितना है 2 v की घात 1/2 घात 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। तो यहाँ मान भर दूं तो s बराबर t की जगह लिख दिया मैंने 2v की घात 1/2, यहाँ t क्यूब है तो होल क्यूब, घात पर घात हो तो घातें क्या होती है गुणा, तो 2v की घात 3/2 अपॉन 6। तो यह आया विस्थापन समय संबंध। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, अगर त्वरण समय के साथ बदल रहा है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए गति की समीकरण निकाल सकते हैं। ये केवल एक एग्जांपल लेके समझाया कि हाँ हम कैसे संबंध स्थापित करेंगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि त्वरण विस्थापन का फलन हो, त्वरण किसका फलन भैया, विस्थापन का, तो अगर आपको त्वरण विस्थापन के रूप में दे रखा है, समय के रूप में नहीं दे रखा, तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। तो अगर त्वरण विस्थापन का फलन है तो जैसे आपको दे दिया कि त्वरण विस्थापन का फलन है, मीन्स त्वरण और विस्थापन के मध्य आपको कोई संबंध दे दिया गया। अब आपको फिर वही इसकी गति की समीकरण बतानी है, वेग विस्थापन और समय में संबंध बताना है। तो अगर मैं बोलता हूं a बराबर dv बाय dt, तो dv बराबर a dt, तो अपन बोले इस समीकरण का क्या कर दो समाकलन। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, जैसे मैं समीकरण का समाकलन करूंगा तो मेरे को a को किसके रूप में लिखना पड़ेगा, t के रूप में, a को किसके रूप में लिखना पड़ेगा, t के रूप में। लेकिन मेरे पास तो a और विस्थापन के मध्य संबंध है, a तो समय के रूप में दे ही नहीं रखा, मेरे को पता ही नहीं है। तो चूंकि यहाँ समाकलन t के सापेक्ष हो रहा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, a को t के रूप में लिखना पड़ेगा। लेकिन a और t में तो मेरे पास संबंध है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, या तो a को t के रूप में लाऊं, लेकिन वो तो मेरे पास है ही संबंध नहीं। मेरे को तो a किसके रूप में दे रखा है, विस्थापन के रूप में दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, किसी तरह से इस t की जगह क्या ले आऊं, s, क्योंकि जब मैं इस t की जगह s ले आऊंगा तो समाकलन s के सापेक्ष करना पड़ेगा, तो त्वरण को s के रूप में लिखना पड़ेगा, और वो तो मेरे को दे रखा है। तो इस काम करने के लिए अपन a बराबर dv बाय dt यूज नहीं करेंगे, a बराबर अपन dv बाय dt यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भैया लोगों, a बराबर dv बाय dt है, आप लोग इजाजत दे तो ds से गुणा कर दूं, ds का भाग दे दूं, तो a बराबर क्या हो गया, dv बाय ds इंटू ds बाय dt। ds बाय dt क्या कहलाएगा, वेग, तो ये हो गया v dv बाय ds। अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले अपन ने गति की जो समीकरण निकाली थी, तो गति की तीसरी समीकरण तो अगर आपको याद हो तो अपन ने थोड़ी देर पहले गति की समीकरण निकाली थी। तो गति की तीसरी समीकरण निकालने के लिए हमने इसी का उपयोग किया था। तो v dv बराबर क्या हो गया भैया, क्या हो गया a ds, दोनों तरफ समाकलन कर दे तो v dv इंटीग्रेशन a ds, v का v के सापेक्ष समाकलन तो v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब आपको a का s के सापेक्ष समाकलन करना है तो a को किसके रूप में लिखना पड़ेगा, s के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम a को s के रूप में लिख देंगे, सूत्रों की सहायता से समाकलन कर लेंगे। तो इसका समाकलन कर क्या ज्ञात कर लेंगे, v ज्ञात कर लेंगे। तो ये v किसके रूप में आएगा भैया, s के रूप में। v किसका फलन आएगा, s का फलन आएगा। ठीक है कि नहीं बात। अब a बराबर क्या है, सॉरी v तो आ गया। अब v बराबर क्या होता है, ds बाय dt। तो ds इक्वल टू कितना हो जाएगा, v dt। अब अगर अपन इधर भी ऐसे समाकलन कर देंगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी। v का समाकलन करना है t के रूप में, t के सापेक्ष, तो v को किसके रूप में लाना पड़ेगा, t के रूप में। लेकिन मेरे पास तो v और s में संबंध है, तो अपन क्या करेंगे, इस v को इधर ले लेंगे और इस dt को इधर ले लेंगे, ds अपॉन v।
अब अपन समाकलन कर देंगे। अब समाकलन करने से फायदा क्या है, इस v का s के सापेक्ष समाकलन करना है तो v को किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, s के फॉर्म में। v और s के पास मेरे पास संबंध है, यहाँ मान भर दूंगा, v को s के रूप में लिख दूंगा और समाकलन कर क्या ज्ञात कर लूंगा, वेग ज्ञात कर लूंगा। तो मेरे पास v और समाकलन कर क्या ज्ञात कर लूंगा, s ज्ञात कर लूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास v किसके रूप में आ जाएगा, s, तो यहाँ v को s के रूप में लिख देंगे। समाकलन करेंगे तो s किसके रूप में आ जाएगा, t के रूप में। तो अपन इस समीकरण की सहायता से s और t के मध्य क्या कर लेंगे, संबंध स्थापित कर लेंगे। s और t के मध्य क्या कर लेंगे, तो अपन इसका समाकलन करके क्या ज्ञात कर लेंगे, विस्थापन ज्ञात कर लेंगे। जो v को अपन किसके रूप में लिख देंगे, s के रूप में, v s के रूप में आ जाएगा। समाकलन कर विस्थापन समय संबंध आ जाएगा। यहाँ से s और t में संबंध आ गया, यहाँ से vs में संबंध आ गया। इन दोनों से s उड़ाकर क्या कर देंगे, v और t में संबंध पता कर लेंगे। एक प्रश्न करते हैं इसी पर आधारित कि माना कि एक कण सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, माना कि एक कण सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, कण में उत्पन्न त्वरण और विस्थापन x में संबंध निम्न प्रकार दिया जाता है। तो यूं बोलिए, माना कि एक कण x दिशा में सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है, कण में उत्पन्न त्वरण और विस्थापन में संबंध कुछ निम्न प्रकार दिया जाता है। a बराबर x, बोले तो x विस्थापन पर जो त्वरण है वो क्या है, a बराबर x है। t बराबर 0 पर आपको दे रखा है x बराबर 1, v बराबर भी 1। मीन्स जहां से आपने समय गिनना शुरू किया उस समय पर कण का मूल बिंदु से विस्थापन कितना है, 1 है, और वेग भी कितना है उसका, 1 है। ठीक है, तो चूंकि आपको a किसके रूप में दे रखा है, x के रूप में, तो मैं a क्या लिखूंगा, v dv by dx। जब भी आपको त्वरण विस्थापन के रूप में दे रखा हो तो अपन क्या यूज करेंगे, v dv by ds। यहाँ विस्थापन s से प्रदर्शित कर रहा था, यहाँ विस्थापन x है, क्योंकि कण x दिशा में चल रहा है तो x निर्देशांक की एक तरह से इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो a बराबर v dv by ds हो गया, तो v dv इक्वल टू कितना हो गया, a dx हो गया। समाकलन कर दे दोनों तरफ, तो मैंने समाकलन कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, a को किसके रूप में लिखूंगा, x के रूप में, तो x dx। क्लियर। तो यहां से एक बात पता लगा, जब x का मान 1 है तो v का मान 1, तो x का मान 1 तो v का मान 1, और जब विस्थापन x हो जाएगा तो मैंने कहा वेग भी कितना हो जाएगा, v। तो जब x विस्थापन तय कर लिया तो वेग कितना हो गया, v हो गया। v का v के सापेक्ष समाकलन कितना आएगा, v²/2। लिमिट लग जाएगी कहां से कहां तक, 1 से लेकर b तक। x का x के सापेक्ष समाकलन कितना आएगा, x²/2। लिमिट लग जाएगी 1 से लेकर x तक। v की जगह उच्चतम सीमा माइनस v की जगह निम्नतम सीमा, मीन्स फलन का उच्चतम सीमा पर मान माइनस फलन का निम्नतम सीमा पर मान। इसी तरह से इधर भी फलन का उच्चतम सीमा पर मान माइनस फलन का निम्नतम सीमा पर मान, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो v²/2 इक्वल टू x²/2, 2 से 2 भी कैंसिल, तो v इक्वल टू कितना हो गया, x। तो ये आपके वेग और विस्थापन के मध्य संबंध आ गया। अब अपन क्या बोलेंगे, v इक्वल टू क्या होगा, dx by dt। अपन ds by dt बोलते हैं, लेकिन यहाँ विस्थापन x है तो dx by dt, तो dx इक्वल टू कितना हो गया भैया, v dt। अब अगर अपन इसका समाकलन कर देंगे तो एक तकलीफ पैदा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर मेरे को समाकलन t के सापेक्ष करना है, समाकलन t के सापेक्ष करना है तो v किसके रूप में लाना पड़ेगा, t के रूप में, लेकिन मेरे पास तो v किसके रूप में, x के रूप में। तो थोड़ा सा अपन रुकेंगे और क्या करेंगे, जैसा अपन ने यहाँ करा था, v इक्वल टू ds by dt था, तो v s का फलन था तो v को s के साथ ले गए थे। ठीक है ना, तो v इक्वल टू क्या है, x, तो ये x dx by dt हो गया। तो इस x को इधर ले लिया, dt को इधर ले लिया, तो dt इक्वल टू कितना हो गया, dx अपॉन x। ये x क्या है, बेसिकली v।
तो एक तरह से मैं यूं भी बोल सकता हूं, मैंने ये चीज लिखी है dx बाय v। तो x x वाले टर्म को एक साइड कर लिया, समाकलन कर दे, तो मैंने समाकलन कर दिया dx अपॉन x। इधर समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है, इधर t के सापेक्ष। तो पता लगा प्रारंभ t बराबर 0 पर विस्थापन कितना है 1, और माना t समय पश्चात विस्थापन कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब इधर लिख देता हूं, उधर जगह कम दिख रही है। dt का समाकलन करेंगे, क्या आएगा t आएगा, लिमिट लग जाएगा 0 से लेकर t तक। dx अपॉन x, x का 1 अपॉन x का x के सापेक्ष समाकलन log बेस x, और लिमिट लग जाएगी कहां से कहां तक 1 से लेकर x तक। t की जगह उच्चतम सीमा माइनस t की जगह निम्नतम सीमा log बेस x माइनस log बेस e1। फलन का उच्चतम सीमा परमान माइनस फलन का निम्नतम सीमा परमान। पूरी दुनिया जानती है आधार कुछ भी हो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये log बेस x और ये तो कितना हो गया 0, तो log बेस x इक्वल टू t। अब क्या कर ले, प्रति लघु गुणक ले ले एंटी लॉगरिथम ले ले लघु गुणक लेने पर, जैसे आप एंटी लॉगरिथम लेंगे तो इधर तो x रह जाएगा और ये इधर का आधार बन जाएगा और ये t उसकी घात बन जाएगी। तो ये आ जाएगा विस्थापन समय संबंध। विस्थापन समय संबंध आ गया। अब अगर आपको इन दोनों समीकरणों की सहायता से वेग समय संबंध चाहिए तो x का मान उठा के वहां पटक दो, तो v बराबर क्या हो जाएगा e की घात t। तो ये वेग और विस्थापन के मध्य संबंध हो गया। तो इस प्रकार अगर कण असमान त्वरण से गति कर रहा है, गति के दौरान त्वरण नियत नहीं है, तो अब इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, कलन विधि की सहायता से उसकी गति के समीकरण स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये समीकरण स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि त्वरण की समय पर और विस्थापन निर्भरता अनंत प्रकार से हो सकती है, तो इनके मध्य जो संबंध आ सकते हैं वो अनंत प्रकार से आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको a समय का फलन दे रखा है तो a बराबर dv बाई dt यूज करेंगे, dt को इधर ले जाएंगे, सूत्रों की सहायता से इसका समाकलन कर लेंगे, वेग और समय में संबंध आ जाएगा, फिर वापस v बराबर ds बाई dt का समाकलन करके विस्थापन समय संबंध निकाल लेंगे। शॉर्टकट बात ये अगर a समय का फलन दे रखा है तो यूज करना है dv बाई dt, और अगर a विस्थापन का फलन दे रखा है तो यूज करना है a v dv बाई ds। और दूसरा कॉन्सेप्ट एक चीज याद कर लेना, त्वरण दे रखा हो, वेग विस्थापन निकालने में समाकलन करना पड़ता है, और जब विस्थापन दे रखा हो, वेग और त्वरण निकालने में क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। विस्थापन का एक बार अवकलन करेंगे वेग आएगा, वेग का एक बार अवकलन करेंगे त्वरण आ जाएगा, और अगर वेग दे रखा हो तो समाकलन करने पर तो विस्थापन आएगा और अवकलन करने पर त्वरण आएगा, क्योंकि वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या देगा, त्वरण, और विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन क्या देता है, वेग। इसलिए वेग का समाकलन करेंगे तो विस्थापन आएगा और वेग का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, त्वरण आएगा। तो ऑलमोस्ट एक विमीय गति आपकी कंप्लीट है। ठीक है, अब द्विविमीय गति अपन आगे स्टार्ट करेंगे।